वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और चलिए एमसीक्यू सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है फॉर प्रैक्टिस सेशन। और वो जेकेएस लेवल की मैंने रखी हुई है, इतनी मॉडरेट भी नहीं है कि बहुत आसान हो, तो जेकेएस लेवल का मैंने रखा हुआ है। तो चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो जिनको सेट लगाना, प्रैक्टिस सेट जेकेएस का, वो लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जेकेएसएसबी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी विलेज लेवल वर्कर भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस सेट को फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज ये थोड़ा प्रैक्टिस सेशन अच्छा बन जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 अपना। और गाइस प्लीज़, मेहनत बहुत लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बिकॉज ये मेरे को नहीं है, मैं फ्री ऑफ एजुकेशन, आप फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रही हूँ आपको। और मैंने कोई ऐसा आपका कोई कूपन कोड नहीं रखा, कोई अपनी प्रचार प्रसार नहीं कर रखे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का मेरी पूरी कोशिश है, मेरी वही एम है, ठीक है। तो एटलीस्ट इसको शेयर करना तो बनता ही, एटलीस्ट को सब्सक्राइब एंड शेयर तो करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, तो मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे कंटेंट लेकर के आऊँ। और प्रैक्टिस सेशन है, जैसा भी आप स्टूडेंट्स को ठीक लगे, आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज रिलेटेड टू रोलेट एक्ट। द एम ऑफ द रोलेट एक्ट वॉज, क्या एम था रोलेट एक्ट का? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, चलिए देख लेते हैं। जैसे आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, द एम ऑफ द रोलेट एक्ट वॉज, क्या एम था रोलेट एक्ट का? जैसे आपको पता होगा रोलेट एक्ट क्या था, किसी को भी उठा के जेल में डाल दो बिना किसी लाइसेंस, किसी भी चीज़ के। उसका एम क्या था? क्या ऑप्शन 1 था, टू प्रोवाइड फॉर कंपलसरी इकोनॉमिक सपोर्ट टू ब्रिटिश वॉर, या फिर टू कर्ब द एक्टिविटीज ऑफ ट्रेड यूनियंस, या फिर टू कर्टेल सिविल लिबर्टीज ऑफ इंडियंस, टू प्रोवाइड लीगल सपोर्ट टू सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। 3 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आंसर या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर हैज मेड अ वाटर टैंक रिजर्वर नियर किलाई कुना। एक वाटर टैंक रिजर्व बनाया था, सोचिए उस टाइम पे कौन से रूलर ने बनाया था। आपके ऑप्शंस हैं, आप देख लीजिए। बलबान ने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था, ये मिडिवल हिस्ट्री से आया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, या नन ऑफ द अबव। सोच लीजिए, ऑप्शन है आपके पास, किसने वाटर रिजर्वर बनाया था इनमें से? बलबान ने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, नन ऑफ द अबव, जिसको आप बोलते हैं नियर किलाई कुना। तो आपका राइट आंसर होगा, योर राइट आंसर वुड बी इल्तुतमिश, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है आपका थर्ड क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन से। विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। कौन से आप बता सकते हैं कि कौन से वोटिंग एज, किसमें जो आपकी वोटिंग एज थी वो 21 साल से कम करके 18 एज कर दी गई थी, कौन से अमेंडमेंट में? तो ये आपका सही आंसर, आप बताइए इसमें से क्या होगा, सोचिए ज़रा। क्या 21st होगा, सॉरी क्या 61st होगा, या 81st होगा, या 91st होगा? कौन से अमेंडमेंट एक्ट में होगा, या 71st अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का? तो आपका सही आंसर यहाँ पे रहेगा 61st अमेंडमेंट एक्ट। याद रखना 61st अमेंडमेंट एक्ट, इसको हम डिस्कस भी कर लेते हैं जल्दी से। ये डिस्कस करना इसका बनता है कैसे। जो आप इंडिया की अगर बात करें, 61 कैसे है, इंडिया वी हैव यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जिसको आप बोलते हो ना, आपको वोटिंग का राइट, विच मीन्स ऑल अडल्ट्स, सारे अडल्ट्स ओवर द एज ऑफ 18 ईयर हैव द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट, क्रीड, किसी भी बेसिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एवरी अडल्ट हैव राइट, 18 साल से अबव उनको वोटिंग राइट है। द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 बाय 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। याद रख लेना कौन सा 1989 एक्ट था आपका, 61st अमेंडमेंट 1989। 61st अमेंडमेंट 1989 याद रख लेना कौन सा था, 61st अमेंडमेंट 1989, ठीक है। आर्टिकल 324 से लेकर के 329 गिव्स परमिशन फॉर द इलेक्टोरल सिस्टम इन आवर कंट्री। तो आर्टिकल आपका कौन सा आ गया यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 324 से लेकर के 329 ये प्रोविजन देता है इलेक्टोरल सिस्टम का, ठीक है। यहाँ पे आपके अमेंडमेंट किया हुआ था, जिसमें कि आपके वोटिंग राइट्स जो थे 21 साल से घटा करके 18 साल पे आपको अनुमति दे दी गई थी, ठीक। क्लियर, आई होप क्लियर तो हो ही गया होगा इससे। और इसके साथ एडिशनल अगर मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूं, तो 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या था 2000, अगर हम उसकी बात करें, तो ये क्या करता है, एम्पावरिंग स्टेट्स टू फुलफिल द वैकेंसी ऑफ रिजर्व सीट्स SC एंड ST। 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अगर अमेंडमेंट एक्ट की बात करूं, 61st जो आपका था वो क्या कर रहा था, आपको की वोटिंग राइट दे रहा था। 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या करता है, आपकी ST और SC का 2000 एक्ट को रिजर्व जो वैकेंसीज है उसके लिए बोलता है, फुलफिल करता है। 91st अमेंडमेंट एक्ट क्या करता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 है, ये वो 2000 था, क्या बोलता है, स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द Prime Minister in the Council of Ministers shall not exceed 15% of the total strength of the लोक सभा। 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और 71st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1992 क्या बोलता है कि कोंकणी, मणिपुरी या नेपाली वर एडेड टू 8th शेड्यूल ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 8th शेड्यूल में ये लैंग्वेज आपकी जो थी वो ऐड हुई, कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ये इंपॉर्टेंट जाता है 71, कुछ ये भी वैसे इंपॉर्टेंट ही है इससे, इसके साथ साथ, बट हमने देख लिया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who described Indian capitalism as धर्मशाला कैपिटलिज्म? किसने इसमें बोला होगा, आपको क्या लगता है धर्मशाला है इंडिया की कैपिटल? VK राव, या फिर जगदीश भागवती, अमृत्य सेन, आपको लग रहा होगा अमृत्य सेन बहुत पॉपुलर नाम है ना, तो या फिर राज कृष्णा, किसने आपको लगता है कि बोला होगा? तो राइट आंसर आपका है राज कृष्णा। उन्होंने क्या था, कहा था कि धर्मशाला कैपिटल है इंडिया की जो कैपिटलिज्म है, ठीक है। क्या कहा था उन्होंने, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या कहा था। हु डिस्क्राइब्ड इंडियन कैपिटलिज्म एज धर्मशाला कैपिटलिज्म? तो किसने कहा था ये, राइट आंसर वुड बी राज कृष्णा, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डेल्टा फॉर्म्ड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा?
डेल्टा तो आपको पता है कि वो फॉर्म करते हैं, आप कौन से शेप का फॉर्म करते हैं वही पता होना चाहिए। क्या उनका शेप बर्ड्स फुट डेल्टा होता है, या आर्किड शेप डेल्टा होता है, या कस्पेड डेल्टा होता है, या एस्चुरिन डेल्टा होता है। एस्चुरिन तो आपको पता है कि वो वहाँ पे होगा जहाँ पे फ्रेश वाटर होगा, तो वो तो नर्मदा ही बनाती है, इंडिया की बात चल रही है यहाँ पे, तो एस्चुरिन यहाँ पे हो नहीं सकता, ये एलिमिनेट हो गया। बर्ड फुट डेल्टा आपको पता है कि ये आपके वहाँ पे बनते, तो खैर शेप जैसे दिखती है डेल्टा की। तो आपके ऑप्शन रह गए 3, इसमें से भी सही आंसर आपका क्या है, आर्किड शेप डेल्टा जो है ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो उसका एग्जाम्पल है। कैसे है हम अब देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं ऐसे। आर्किड शेप डेल्टा था वो, कैसे हैं देख लेते हैं उसको। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो है आपको पता है फॉर्म्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, ठीक है, तो पता ही होगा। इट इज एन आर्किड शेप डेल्टा, याद रखना गंगा ब्रह्मपुत्र का शेप कैसे आर्किड शेप डेल्टा है। इट इज 400 किलोमीटर इन लेंथ। द डेल्टा इज मेड अप ऑफ वेब डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड आइलैंड्स। इट इज कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट कॉल्ड सुंदरबन, ये तो पता ही होगा, सुंदरबन डेल्टा भी इसको बोला जाता है नाम से। द मेजर पोर्शन ऑफ द डेल्टा इज स्वैम्प, स्वैम्प मतलब मार्शी एरिया, थोड़ा दलदली टाइप, थोड़ा मिट्टी टाइप, ठीक है, एंड कवर्ड बाय मेराइन वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड्स। अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो वो दलदलिया पानी वाला एरिया मतलब थोड़ा मार्शी मिट्टी वाला ऐसा, पता है ना, वैसा एरिया बन जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपकी इसकी दे दूँ शेप के हिसाब से, आपको देखने से पता चल जाएगा। जैसे कि आपको दिख रहा है, इट इज़ अ फैन शेप डेल्टा वेयर द डिपोजिशन इज मैक्सिमम एट द सेंटर। तो ये फैन शेप डेल्टा देखिए आप, इसकी शेप कैसे दिख रही है आपको, ये लगून है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना। आप बोलोगे डेल्टा तो हमने यही पढ़ा है कि ट्रायंगुलर जैसा होता है, हाँ होता है थोड़ा बहुत, बट दीज डेल्टाज आर कंपोज्ड ऑफ कोरस सेडिमेंट्स। जो आर्किड टाइप डेल्टा होते हैं ना, जो इस तरीके से दिखते हैं, फाइन महीन मिट्टी होती है यहाँ पे। एग्जाम्पल जैसे कि इसका गंगा का, इंडस का, नाइल रिवर का, वोल्गा रिवर एंड राइन रिवर एक्सेट्रा। याद रखना गंगा, इंडस, नाइल, वोल्गा, राइन रिवर, ये सारे क्या है, किसका एग्जाम्पल है यहाँ पे, आर्किड टाइप का। फैन शेप दिखता है थोड़ा सा, उसको बोलते हैं आर्किड टाइप ऑफ डेल्टा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें बर्ड फुट डेल्टा की, तो बर्ड फुट डेल्टा मैं आपको अगर बताऊं, यहाँ पर दिख रहा है, अगर बर्ड फुट डेल्टा बताऊं, अगर नहीं दिख रहा, ये लो दिख रहा है, ऐसा लगता है कि पक्षी का बर्ड फुट डेल्टा कुछ ऐसे करके ऐसे दिख रहा है ना। तो इस तरीके का डेल्टा जो है वो कहाँ से है, द इरेगुलर शेप ऑफ डेल्टा फॉर्म्स दैट एक्सटेंड्स आउट इनटू द वाटर वेल बियॉन्ड द शोर लाइन। शोर लाइन से पानी आगे तक डेल्टा चला जाता है बर्ड फुट। द एक्शन ऑफ द रिवर इज स्ट्रॉन्गर देन द एक्शन ऑफ वेव्स। जो पानी उठती है ना वेव्स, उससे ज्यादा क्या है, द एक्शन ऑफ द रिवर इज स्ट्रॉन्गर। पानी रिवर का एक्शन ज्यादा है यहाँ पे, जो समुद्री वेव्स है उससे ज्यादा। तो डेपोजिशन क्या होता है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटरी साइड पे डेपोजिशन बहुत ज्यादा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है काम डिपॉजिट करने वाला। तो एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं पूछूं किसका है, बर्ड फुट डेल्टा, याद रखना पक्षी का पैर होता है जैसे इस तरीके का ये शेप है, तो किसका है एग्जाम्पल, इसका बेस्ट आपको मिलेगा मिसिसिपी रिवर का, ठीक, मिसिसिपी रिवर। और ऊपर हमने क्या पढ़ा था, नाइल, वोल्गा, राइन एक्सेट्रा, गंगा, वो फैन शेप क्या थे, आर्किड टाइप ऑफ डेल्टा, ठीक है। थर्ड हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कस्पे टाइप ऑफ डेल्टा कैसा है, कुछ इस तरीके से आपको ये दिख रहा है, आप बोलोगे ये कैसा है, इट इज टूथ शेप्ड, जैसे टूथ शेप डेल्टा है। इट फॉर्म्स वेयर द रिवर ड्रॉप सेडिमेंट्स ऑनटू अ स्ट्रेट शोर लाइन। स्ट्रेटली अगर शोर लाइन के ऊपर, किनारे के ऊपर अगर डेल्टा अपना सेडिमेंट डिपॉजिट करी तो ये उससे बनता है। एग्जांपल आपका एब्रो डेल्टा इन स्पेन एंड टाइबर डेल्टा इन इटली। एग्जांपल याद रख लो, एब्रो डेल्टा इन स्पेन एंड टिबर डेल्टा इन इटली। इब्रो एंड टिबर, इब्रो टिबर, ठीक है, याद रहेगा, इब्रो इन स्पेन एंड इटली में टिबर, टिबर हो गया इटली में, ठीक। कैसा है, कस्पेड डेल्टा का एग्जाम्पल है। और इट फॉर्म्स when a river empties into a long narrow estuary that is eventually filled with sediments, those mouths of rivers are called these types of delta। कैसा, ये देखिए आप डेल्टा मैं आपको दिखाऊं, एस्चुरिन की अगर बात चल रही है अब नेक्स्ट, कि it forms when a river empties, ये आपका किसका बात चल रहा है, एस्चुरिन की। It forms when a river empties into a long narrow estuary that is eventually filled with sediments, those mouths of rivers are called estuaries। कुछ एस्चुरी का ऐसा दिखेगा, सीधे जाकर के डिपॉजिट कर दिया, जैसे नर्मदा अगर इंडिया में बात करूँ तो वो भी एस्चुरी डेल्टा बनाती है, मतलब डेल्टा तो नहीं वैसा है, देख लीजिए बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे नर्मदा एंड ताप्ती डेल्टा। उसकी शेप क्या होगा, जैसे सीधा आया, गड़म करके पानी समुद्र में गिर गया, धीरे धीरे डिपॉजिट नहीं होता वो। आई होप आपको समझ में जरूर आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड बन जाता है। अमंग द फॉलोइंग हिल्स रेंजेस ऑफ ईस्टर्न घाट विच इज द सदर्न मोस्ट, आपको पता करना है इसमें सीक्वेंस की सदर्न मोस्ट कौन सी है, वो भी किसकी, ईस्टर्न घाट की पूछी है। वेस्ट और ईस्ट तो पता ही होगा ना आपको, तो ये ईस्टर्न घाट्स पूछा गया है, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्टर्न। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, ईस्टर्न घाट्स की आपकी सबसे सदर्न मोस्ट रेंज कौन सी है, ये बहुत एग्जामिनर ट्रिकी करके आपसे पूछा हुआ है। अगर आपने अपनी हिल्स की होंगी, जैसे मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी बताया हुआ है, वहाँ पे मैंने आपको एक मैप वर्क दिया था, तो उसको अगर आपने अच्छे से किया होगा, समझा होगा, तो आपको पता होगा क्या ये जावेडी हिल्स है, क्या पालकोंडा हिल्स है सदर्न मोस्ट में, सीक्वेंस पूछा हुआ है। नल्लामलाई हिल्स हैं या शेवरी हिल्स हैं, तो राइट आंसर वुड बी शेवरी हिल्स। आप पूछोगे कैसे, आप जाके खुद ही देख लो, मैं आपको दिखा देती हूँ, आइए देखते हैं। ये दिख रहा है आपको, दिखाई दे रहा है, तो इसमें सदर्न मोस्ट पूछी थी आपसे, क्या पूछी थी, सदर्न मोस्ट। और किसकी पूछी थी, ये वेस्टर्न साइड की नहीं पूछी थी आपसे, ईस्टर्न साइड की पूछी थी, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स पूछे थे आपसे, वेस्टर्न घाट्स नहीं पूछे थे, क्या पूछे थे, ईस्टर्न घाट्स पूछे थे। और सदर्न मोस्ट आपकी कौन सी बन जाती है, इनमें से पालकोंडा हिल्स दी हुई है वहाँ पे, ठीक है, जावेडी हिल्स दी हुई है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन, नल्लामलाई हिल्स वहाँ पे दी हुई है, तो आपका ऑप्शन क्या बन जाता है यहाँ पे, शेवरी हिल्स। ऐसा नहीं कि बिल्कुल साउथ में और भी इसकी हैं, यहाँ पे पलंट हिल्स, सिरमौली हिल्स, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पे बन जाता था आपका, शेवरॉय हिल्स। तो क्लियर,
अब हम देख लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं कौन से हिल्स का ये पार्ट रहे हैं। जल्दी से क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि शिवरे हिल्स कैसे है। द ईस्टर्न घाट्स रन ऑलमोस्ट पैरेलल टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडियन, लीविंग ब्रॉड प्लेन्स बिटवीन देयर बेस एंड द कोस्ट। इट इज अ चेन ऑफ हाईली ब्रोकन एंड डिटैच्ड हिल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द महानदी इन ओडिशा टू द वेगाई इन तमिलनाडु। ठीक, रिवर कौन सी मैंने आपको बताई यहाँ पे, वेगाई इन तमिलनाडु। एरिया कौन सा है ये, तमिलनाडु। ठीक, समझ में आ रहा ही होगा, वेगाई इन तमिलनाडु। ठीक, they almost disappear between the Godavari and the Krishna. The eastern Ghats reappear as more or less a continuous hill range in Kudappa and Kurnool district of Andhra Pradesh, where they are called Nallamalai range. नल्लामलाई रेंज, तो ये वाला एरिया मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, अगर मैं इन शॉर्ट आपको कहने की बताऊँ, नल्लामलाई रेंज बोलते हैं। लोकेटेड साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा, द हिल रन्स नॉर्थ टू द साउथ पैरेलल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कौन सा आ गया, तमिलनाडु कोस्ट, इसकी पैरेलल में चलती हैं। एंड बे ऑफ बंगाल, द रगड स्पार्सली पॉपुलेटेड हिल्स आर कंपोज्ड फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ जंबल्ड क्वाड्राइट्स एंड स्लेट्स एंड एग्जाम्पलीफाई द माउंटेन सीनरी ऑफ ईस्टर्न घाट्स। मैंने जैसे आपको बताया था, मेरे ज्योग्राफी थ्रू मैप्स में आप देख लेना, कोस्टल वाला रीजन है वो बहुत अच्छे से बताया, वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया कि घाट्स कैसे होते हैं। तो बहुत डिवीजन की हुई है मैंने, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, वहाँ पे भी आप जाकर के मेरी प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी थ्रू मैप्स में जाके ना कोस्टल आप जरूर देखें, ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट डिवीजन, उसमें बहुत अच्छे से बताया कि बहुत खूबसूरत होते हैं वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आई बटन यहाँ पे कॉर्नर में मिल जाएगा। ठीक, आगे हम बात कर लेते हैं किसकी, पालकोंडा रेंज की। पालकोंडा रेंज आपको पता है, दिस हिल्स ट्रेंड नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट एंड फॉर्म द सेंट्रल पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स का सेंट्रल पार्ट फॉर्म करती है, सेंट्रल पार्ट। ठीक है, जियोलॉजिकली दे आर रिलेटेड टू एंशिएंट माउंटेन फ्रॉम ड्यूरिंग द कैम्ब्रियन पीरियड, वो कुडप्पा थी और ये कैम्ब्रियन पीरियड, याद रख लेना। ठीक है, अब इसमें आपने देखा होगा कि इरोडेड करके कौन सी रिवर लेके आती है, पिन्नेरू रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। जावेरी हिल्स की अगर हम बात करें, जावेरी रेंज किसका है, वन ऑफ द लार्जर एंड द ईस्टर्न घाट इन द नॉर्दर्न मोस्ट, तमिलनाडु स्टेट की बात चल रही है, जावेरी हिल्स जब आता है, अभी मैंने दिखाया भी था आपको। द स्टीप सदर्न फ्लैंक्स आर फॉरेस्टेड विद सैंडलवुड्स, जावेरी। ठीक है, द हिल्स आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, ग्रेन्स, लिग्यूम्स, ऑयल सीड्स आर चीफ क्रॉप्स। ठीक है, अब बात कर ले अगर शिवरे हिल्स की क्या है, एंड आउटलाइन रेंज ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, नॉन सेंट्रल तमिलनाडु स्टेट साउथ। कॉफी यहाँ पे बहुत एक्सटेंसिवली ग्रो की जाती है इस प्लेट्यू में, ईस्टर्न घाट्स में। कोस्टल में 12 बोल रही हूँ, ज्योग्राफी थ्रू मैप्स मेरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप फिजिकल डिवीजन ऑफ कोस्टल प्लेन्स देख लें, वहाँ पे 4 वीडियो आपको मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे उसको आप देख लेंगे ना एक बार यहाँ पे कोस्टल, तो आपको पता चल जाएगा कि प्लेट्यूज कैसे होते हैं, क्या डिफरेंशिएशन है और इतनी सीनिक ब्यूटी कैसे होती है वहाँ पे। ठीक, आपको याद रहेगा कौन कौन से आपको पालकोंडा यहाँ पे हिल्स, जावेरी हिल्स और यहाँ पे शिवरा हिल्स है। ठीक, किसके लिए फेमस है ये, कॉफी के लिए। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following day is observed as the National Science Day in India? अब सबको पता ही होगा, ये थोड़ा सा आप बोलोगे कि हाँ हमारी रेंज का क्वेश्चन आया, थोड़ा हमारे लेवल में, लेवल इन द सेंस क्वेश्चन सारे आसानी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछते हैं, आपकी नॉलेज पे बेस करते हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व्ड एज अ नेशनल साइंस डे इन इंडिया? क्या 28 फरवरी है, या फिर 26 फरवरी है, या फिर 21 फरवरी है, या फिर 1 मार्च है? क्या आपको लगता है कि साइंस डे क्या होगा, क्या सेलिब्रेट करते हैं हम साइंस डे, कौन सा दिन हम सेलिब्रेट करते हैं जिसको आप बोलो कि विच डे सेलिब्रेटेड एज दी साइंस डे? तो क्या लगता है आपको, क्या इसका आंसर होगा? तो राइट आंसर वुड बी यस, 28 फरवरी। और किसके उपलक्ष्य में करते हैं? सीवी रमन के उपलक्ष्य में। ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, नेशनल साइंस डे किसके उपलक्ष्य में सेलिब्रेट होता है? सीवी रमन। सर सीवी रमन हैड डिलीवर्ड द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट ऑन द डे ऑफ 1930 फॉर विच ही वाज अवार्डेड एज अ नोबेल प्राइज, उनको मिल चुका है। इन 1986 इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर फबररी, 1986 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या, 1930 में उनको नोबेल प्राइज मिला। 1986 में इंडियन गवर्नमेंट ने साइंस डे, जिसको बोलते हैं एनएसडी डे, द ईयर ऑफ नेशनल साइंस डे, थीम थी इसकी फ्यूचर ऑफ एसटीआईज, इफेक्ट ऑफ एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। क्या थीम थी? इफेक्ट ऑफ एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। ठीक, आगे इसकी अगर हम बात करें, द गोल ऑफ नेशनल साइंस डे क्या है 2021 इज टू encourage students to get hands on experience in science. Dr. C.V. Raman was well-known scientist who earned his bachelor's and master's degree in physics. सबको पता ही होगा, एंड मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया था उन्होंने। Along with his government work, he participated in various science competitions. Following that, he was awarded a scholarship by the Indian government. काफ़ी सारे उन्होंने साइंस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, जैसे हमारे आजकल ओलंपियाड होते हैं ना, उस टाइम पे ओलंपियाड तो नहीं हुआ, लेकिन फिजिक्स के काफ़ी सारे उसमें पार्टिसिपेट किया था, उनको स्कॉलरशिप भी मिली हुई थी। आगे हम अगर बात कर लें चंद्रशेखर सर की, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, वो सीवी रमन का नाम है, वॉज एन इंडियन फिजिस्ट हु वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन लाइट स्कैटरिंग। लाइट स्कैटरिंग हम जैसे प्रिज्म पढ़ते हैं, लाइट स्कैटरिंग का उन्होंने पढ़ा था। एज लाइट ट्रैवल्स थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, सम ऑफ द डिफ्लेक्ट लाइट चेंजेस which उसकी wavelength चेंज होती है, एम्पलीट्यूड एंड कृष्णा। द रमन इफेक्ट वाज नेम्ड आफ्टर हिज फेनोमेना व्हिच वाज न्यू फॉर्म ऑफ लाइट स्कैटरिंग, जिसको बोलते हैं रमन स्कैटरिंग, इनके नाम पे ही रख दिया गया था। ठीक है, रमन वाज द फर्स्ट एशियन टू विन नोबेल प्राइज इन एनी फील्ड ऑफ साइंस व्हेन ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1930। याद रखना 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला था और ये फर्स्ट थे एशियन टू विन नोबेल प्राइज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, व्हाट इज प्रगति? प्रगति क्या है? आप अगर आपको बताएं व्हाट प्रगति इज एन एक्रोनियम ऑफ, इसका आप इसमें से आप ऑप्शन देख लीजिए, क्या है ये? प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया, प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, या प्राइमरी गवर्नेंस फॉर ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया, या प्रमोटिंग एंड अकम्प्लिशिंग गवर्नेंस विद एश्योर्ड एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। तो आपको क्या लग रहा है क्या होगा यहाँ पे? तो राइट आंसर वुड बी प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। क्या है आपका प्रगति? इसको डिस्कस कर लेते हैं।
प्रगति स्टैंड्स फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस, किसके लिए? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन. प्रगति, इट इज अ यूनिक इंटीग्रेटेड एंड इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म एम्ड एट एड्रेसिंग द कॉमन मैन्स ग्रीवियंसेस एंड साइमल्टेनियसली मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग important programs and project of the government of India as well as project flagged by state governments. Grievance program है, याद रख लेना. प्लेटफॉर्म किसका है? एड्रेसिंग grievances of a common man. ठीक है. It also aims at simultaneously monitoring and reviewing important union government programs and projects as well as projects flagged by state government. It also a robust system, robust मतलब तगड़ी, robust bringing transparency and e-accountability with real-time present and exchange among the key stakeholders. The platform was launched in 25th March 2015. The Pragati platform uniquely bundled 3 लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज. कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की बात की है? डिजिटल हो जाए डेटा, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस भी आजकल इसमें ऐड हुआ है, जियो स्पैशियल टेक्नोलॉजी का भी इसमें यूज होना स्टार्ट हो गया है. याद रहे किस लिए है? ग्रीवियंसेस ऑफ अ कॉमन मैन. ग्रीवियंसेस, प्रगति, टाइमली डेटा को डिलीवर करना, ये इनका मेन टास्क था. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए देख लेते हैं. In November 2021, the Indian Air Force received 2 Mirage 2000 fighter aircraft from which country at Gwalior Air Base? ग्वालियर में तो मैंने पढ़ाई भी की है, सो आई नो दैट, मेरी 10th पास आउट है पर्सनली. सो एनीवेज, वहाँ के शिवराज सिंह चौहान काफ़ी अच्छा काम करते हैं मध्य प्रदेश में हर साल उनका. तो उसी वक्त, आज से अगर मैं 8-10 साल पहले की बात करूँ, तो वो कंस्ट्रक्शन वर्क, वहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बिल्ड था एज कम्पेयर टू बाकी स्टेट्स. तो खैर वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट थी, एजुकेशन सेक्टर सब कुछ आपको मिलेगा ग्वालियर में. एनीवेज, तो इन नवंबर 2021 यहाँ पे बात किसकी चल रही है? एयरफोर्स की रिसीव 2 मिराज मिले 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच कंट्री एट इट्स ग्वालियर बेस. कहाँ से, कौन सी कंट्री से मिला था? कि जर्मनी से मिला था, यूएसए से मिला था, इजराइल से मिला था या फ्रांस से मिला था? राइट आंसर आपको पता है आपका इसका फ्रांस है, सभी को पता होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स ऑफ J&K इज होम ऑफ स्टेट एनिमल हंगुल और कश्मीर स्टैग? पता ही होगा आपको, हंगुल जो कश्मीर और जम्मू कश्मीर का ये नेशनल स्टेट बर्ड, जिसको स्टेट एनिमल करके बोला जाता है, हंगुल और कश्मीर स्टैग भी इसका नाम है. तो कौन से, जैसे आपको पता ही होगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहाँ पे सिर्फ 4 नेशनल पार्क्स है, उसमें से आपको पता होगा. और ये अगर उसकी मैं बात करूँ, हंगल नेशनल किस में होगा हमारा स्टेट बर्ड? तो ऑब्वियसली किस में है? दाचीगाम में. राइट आंसर वुड बी दाचीगाम. 4 ही तो है आपके नेशनल पार्क. कौन से हैं? काजीरंग, दाचीगाम, सलीम अली नेशनल पार्क है, और आपका आ गया किश्तवाड़ नेशनल पार्क. ये 4 ही नेशनल पार्क है, मतलब जो भी है. तो सलीम अली यहाँ पे, दाचीगाम वुड बी और राइट आंसर. ठीक, दाचीगाम याद रहेगा. दाचीगाम नहीं याद है? देख लीजिए, यहाँ पे दोबारा से दिखा रही हूँ मैं. कल भी मैंने डिस्कस किया था, अभी फिर से डिस्कस कर रही हूँ इस क्वेश्चन को. हेमस अगर आपका आता है ना, तो वो आपका लद्दाख वाला रीजन में, इसको याद जरूर रख लेना. मैं क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि 2001 का 11 का भी डेटा आपको आ सकता है. हेमस नेशनल पार्क आजकल रिसेंटली बहुत न्यूज़ में रहा था, इसको आप देख लें. क्या है आपका फर्स्ट, आपका एशियन पूरा वहाँ पे, जहाँ पे की वाटर, खैर इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे. इसके अलावा आपके सिर्फ 4 हैं यहाँ पे. ठीक है, सो दैट्स ऑल. साइनिंग ऑफ MJ. आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. इफ यू फाउंड दिस इन्फॉर्मेटिव, प्लीज सब्सक्राइब, बिकॉज बहुत टाइम जाता है. इसकी PDF आपको इसी चैनल में मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएगी आपको. फॉर फर्दर डिटेल्स गो थ्रू माई, यहाँ पे आई बटन दे दूँगी, चेक माई सीरीज ऑफ ज्योग्राफी थ्रू मैप्स. उसमें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कोस्टल प्लेन्स एक्सेट्रा. और इसी के साथ आप पिछला सेट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, सेकंड था. ठीक है, दैट्स ऑल. साइनिंग ऑफ MJ. जय हिंद.